हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हम लोग 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है करते हैं। उनका जो इलेक्शन जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड से। जो बेसिक डिफरेंस है, जो ओनली डिफरेंस वो है कि जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो पार्ट नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव किया जाता है उनके ऑफिस से बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, जो कि एक ऐ एक ऐसे रेज़ोल्यूशन से उनको रिमूव किया जाता है जो कि राज्यसभा में पास किया जाता है बाय अ मेजॉरिटी। जो राज्यसभा के जो मेजॉरिटी मेंबर्स है, अगर वो उस रेज़ोल्यूशन को पास कर दें एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा, और अगर लोकसभा उस पे एग्री कर जाए। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और जो राज्य जो जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो तब प्रेसिडेंट के ऑफिस को ले लेते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं जब देयर इज अ वैकेंसी बाय रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल रिमूवल बाय इम्पीचमेंट और अदरवाइज। यानी कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वेकेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ उनकी डेथ के कारण, अगर वो रिजाइन कर दें प्रेसिडेंट, अगर उनका रिमूवल हो जाए बाय इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर उनका रिमूवल हो जाए, तब जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट की जगह आ जाते हैं, उनका ऑफिस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एज अ प्रेसिडेंट वो एक्ट करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। वो तभी तक प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब तक कोई न्यू प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्शन ना हो जाए। बीडी जट्टी जो है वो उन्होंने एक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट एक्ट किया जब फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई थी। तब तक जब तक एक न्यू प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शन नहीं हो गया, जब तक कोई न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ गए, तब तक बीडी जट्टी जो हैं उन्होंने साहब वो एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये एक केस था। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। कोई भी डिस्कशन अगर गवर्नमेंट का या उसकी पॉलिटिक्स का इंडिया में वो नहीं होगा, would normally take place without mentioning one ऑफिस। मतलब कोई भी डिसीजन, कोई भी डिस्कशन, कोई भी डेलिबरेशन जो है हमारी इंडिया में गवर्नमेंट का या पॉलिटिक्स का, एक ऑफिस को मेंशन किए बिना नहीं होगा, और वो है द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने पहले भी चैप्टर्स में देखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करती है, और उन्हीं के एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होने के नाते जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। वही जो प्राइम मिनिस्टर है हेडेड, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो जो है वो सरकार चलाती है, वो रन करती है हमारी गवर्नमेंट को। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज एसेंशियल कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास सपोर्ट हो मेजॉरिटी का इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास सपोर्ट होना लोकसभा में मेजॉरिटी का, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो ये जो सपोर्ट है मेजॉरिटी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है तो ये एक चीज भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। अगर ये सपोर्ट चला जाता है तो प्राइम मिनिस्टर लूजेज हिज ऑफिस। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उन सरकार गिर जाती है बेसिकली, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाता है और दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। तो ये सपोर्ट मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई इंडिपेंडेंस के बाद कई सालों तक जो कांग्रेस पार्टी थी उसके पास मेजॉरिटी थी इन द लोकसभा। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी लोकसभा में, तो कांग्रेस पार्टी का जो लीडर होता था बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर बनता था। लेकिन 1989 के बाद कई सारे ऐसे ओकेजन्स हुए जहाँ पे किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं मिली, क्योंकि किसी भी पार्टी को जो है
क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, इसीलिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने वो मिली, वो दे हैव कम टुगेदर, वो जुड़ी और उन्होंने एक कोalition फॉर्म किया। और वो जो कोalition गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की गई, जिसके जिसके पास जो हाउस में मेजोरिटी रहती। ऐसे सिचुएशन में एक लीडर, अगर एक ऐसा लीडर जो एक्सेप्टेबल होता है कई बहुत टू मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कई सारी पार्टीज आ रही हैं तो उन कई सारी पार्टीज के अपने अपने लीडर होंगे, पर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान उन सभी पार्टीज में से जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है सारे पार्टीज को, सारे पार्टी के मेंबर्स को, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। एक ऐसा लीडर जिसके पास सपोर्ट होता है ऑफ द मेजोरिटी, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो फिर बाद में डिसाइड करता है कि कौन 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 जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली उनको मिनिस्टर्स बनाएंगे, वो कौन कौन मिनिस्टर्स बनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एलोकेट करता है रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। जैसे कि कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, कुछ को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, तो अलग अलग रैंक एलोकेट करते हैं। और इसके साथ साथ पोर्टफोलियोज भी, जैसे कि होम मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी होती है, और ऐसी अलग अलग मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो एलोकेट करता है। ये डिपेंड करता है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या सीनियरिटी है और उनकी कितनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। जो मिनिस्टर्स हैं उनको रैंक दी जाती है ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, जैसा मैंने आपको बताया। इसी मैनर में जो चीफ मिनिस्टर है ऑफ द स्टेट्स, वो भी अपने मिनिस्टर्स को चूज करता है उनकी खुद की पार्टी से या फिर उनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है उससे। वो डिफरेंट जो मेंबर्स है उस कोलिशन गवर्नमेंट के, वहां से वो मिनिस्टर्स को चूज करता है, उनको मिनिस्टर्स बनाते हैं वहां से उन लोगों को, और उनको अलग रैंक प्रोवाइड करता है और अलग अलग पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करता है। जो प्राइम मिनिस्टर है और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को, अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है या फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि वो एमपी नहीं है, तो ऐसे इंसान को इलेक्ट होना पड़ता है टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंदर ही उस व्यक्ति को जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर बनना जरूरी हो जाता है, 6 महीने के अंदर। ठीक है। या वो राज्यसभा का मेंबर भी बन सकता है, वो लोकसभा का भी मेंबर बन सकता है, डजेंट मैटर, या तो राज्यसभा का बने या तो लोकसभा का बने, पर मेंबर बनना बहुत जरूरी है पार्लियामेंट का, किसी भी मिनिस्टर के लिए या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 19th फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003 से पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो साइज थी वॉज डिटरमाइंड जो अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंसीज ऑफ टाइम, मतलब कि क्या नीड ऑफ टाइम है, मतलब कितने मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट है उस सिचुएशन पे, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है वो डिटरमाइन किया जाता था। बट इस पर क्या होता था उस टाइम पे कि बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गया। क्यों? क्योंकि जब बेसिकली जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती थी, तो एक टेम्पटेशन होती थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो इकट्ठा किया जा सके। जो पार्टीज हैं या जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सपोर्ट है ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वो उनको मिले। तो वो क्या करते थे, लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के उनका सपोर्ट पाने के लिए उनको वो मिनिस्टीरियल पोजीशन दे देते हैं, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को आप मिनिस्टर बना सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो वो कई सारे मिनिस्ट्रियल पोजीशंस जो है वो, नई नई मिनिस्ट्रियल पोजीशंस जो है वो बनाई गई और वो मेंबर्स को दे देते थे ताकि जो सपोर्ट गैदर कर सके। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको ये मिनिस्ट्री दे दूंगी, अगर आपको मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे दूंगी तो ऑफकोर्स आप मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा पावर आ जाएगी, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए यही, क्योंकि वो ज्यादा अपना सपोर्ट बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि कोalition के टाइम पे उनके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती थी, तो वो एक टेम्पटेशन था काइंड ऑफ कि वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जीत सके, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री दे देते थे मेंबर्स को, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कितने लोग हो सकते, कितने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर्स एक्चुअली में हो सकते हैं, उस साइज में कोई भी लिमिटेशन नहीं था। तो ये जो है कई सारे स्टेट्स में भी इस चीज हो रही थी, तो इसीलिए जो है एक अमेंडमेंट किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो 15% से ज्यादा जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं
ऑफ द हाउस उसको एक्सीड नहीं करेंगे, यानी कि जितने मेंबर्स है ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि और असेंबली इन द केस ऑफ स्टेट्स, यानी कि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है उसका 15% ही सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। आप सपोर्ट गैदर करने के लिए बहुत सारे लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, आप उनको पोर्टफोलियोज नहीं दे सकते। सिर्फ 15% जो है ये क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, एक लिमिट सेट कर दी गई कि 15% से ज्यादा जो आप जो है मिनिस्टर्स जो है वो नहीं बना सकते। जो भी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स जो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की उसकी 15% से ज्यादा आप पोर्टफोलियो या उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, पोर्टफोलियो अलॉट नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेशन लगा दिया गया। और ये जो चैप्टर है, द चैप्टर ऑन लेजिस्लेचर, जो हमारा आने वाला चैप्टर है लेजिस्लेचर, उसमें हम पढ़ेंगे कि कई सारे मैकेनिज्म्स के बारे में जिसमें पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, तो वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रूटीनली वो लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होता है और उसके सुपरविजन में होता है। जो पार्लियामेंट सेशंस होते हैं उसमें जो लेजिस्लेचर है बेसिकली, जो पार्लियामेंट है वो अपने सेशंस में क्वेश्चन आवर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है जिससे वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछते हैं, उनको अकाउंटेबल खड़ा करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के पूरे कंट्रोल में होता है और कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को सुपरवाइज करता है। तो कई सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लोकसभा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक जो पूरी जो मिनिस्ट्री है या फिर कोई भी एक मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो अगर कॉन्फिडेंस लूज कर देता है लोकसभा का, तो उसका मतलब ये है कि उसको रिजाइन करना पड़ जाता है। इवन पूरे की पूरी जो कैबिनेट है उसको रिजाइन करना पड़ जाता है, सरकार गिर जाती है। ये प्रिंसिपल इंडिकेट करता है कि जो मिनिस्ट्री है इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, और वो कलेक्टिवली गवर्न करती है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, और वो कलेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को। यानी कि कोई अगर एक मिनिस्टर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ जाता है, पूरी सरकार गिर जाती है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये जो इसका जो प्रिंसिपल है ये हम फॉलो करते हैं। तो जो पूरी कैबिनेट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट। ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। ये एक सोलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट प्रिंसिपल पे जो बेस्ड है। ये इम्प्लाई करता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मेंबर, अगर एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो पूरी की पूरी इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाता है। ये इंडिकेट करता है कि अगर एक मिनिस्टर एग्री नहीं करता है किसी भी पॉलिसी या डिसीजन के, कैबिनेट ने कोई भी डिसीजन अगर लिया है उससे अगर मिनिस्टर एग्री नहीं करता है, तो या तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है उसको, या फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बाइंडिंग होता है सभी मिनिस्टर्स के ऊपर कि वो परस्यू करे या एग्री करे वो पॉलिसी को फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी जो पहली पॉलिसी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना रहे तो ये बाइंडिंग है सभी मिनिस्टर्स के ऊपर कि वो उसको परस्यू करे और उस पर एग्री करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो हम फॉलो करते हैं। तो अगर कोई एक भी मिनिस्टर अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है तो सभी पूरी कैबिनेट जो है वो गिर जाएगी, पूरी पूरी सबको रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो ये सभी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिसीज को एग्री करे, उनको परस्यू करे और उसके उसके फेवर में काम करे। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास एक प्री एमिनेंट प्लेस होती है गवर्नमेंट में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जो काउंसिल ऑफ एग्जिस्टेंस में तभी आती है ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम हैज टेकन ओथ ऑफ द ऑफिस। जो प्राइम मिनिस्टर ओथ ले लेते हैं ऑन द ऑफिस के, उसके बाद ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एग्जिस्टेंस में आती है। जो प्राइम मिनिस्टर का जो डेथ या फिर रेजिग्नेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व कर देता है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। पर अगर कोई डिमाइस या डिसमिसल या रेजिग्नेशन किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का, अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का हुआ है तो ये सिर्फ मिनिस्टीरियल वैकेंसी क्रिएट करता है। मतलब उस टाइम पे जो पूरी कैबिनेट है वो रिजाइन नहीं करती है या पूरी कैबिनेट का डिसोल्यूशन नहीं होता है या प्राइम मिनिस्टर पूरी सरकार नहीं गिरती है। अगर किसी मिनिस्टर की डेथ या उसका डिसमिसल या उसका रेजिग्नेशन हो गया, सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है। और वहीं पर अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो
एज ए लिंक एक्ट करता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एज द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है, इसी रोल के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब किया एज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। इट इज ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है प्राइम मिनिस्टर का कि वो कम्युनिकेट करें टू द प्रेसिडेंट जितने भी डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या यूनियन से रिलेटेड, यूनियन के जो भी अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि कोई भी बिल वगैरह अगर आपका कोई जो प्रपोजल आया है उससे रिलेटेड कोई भी अगर डिस्कशन होते हैं, कोई भी डिसीजन होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर का ऑब्लिगेशन है, प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज कि वो फर्निश करे सारी डिटेल्स टू द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो इन्वॉल्व होता है सारे जो भी क्रूशियल डिसीजंस होते हैं सरकार के, और जो भी पूरी पॉलिसीज वगैरह जो गवर्नमेंट निकालती है, तो उन सब में जो प्राइम मिनिस्टर है वो इन्वॉल्व होता है। जो पावर जो wielded बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कंट्रोल होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल होता है ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके पास लीडरशिप होती है ऑफ द लोकसभा, उनके पास पूरी कमांड होती है ब्यूरोक्रेटिक मशीन के ऊपर, access to media, projection of personalities during elections, projection as national integration during international symmetry, as well as foreign visits। तो ये सब